पेडिग्री एनालिसिस के बाद हम करेंगे बात ह्यूमन बींग्स में ट्विंस की बात। तो नॉर्मली एक औरत एक टाइम पे एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कई बार एक से ज़्यादा बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और जब एक से ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो उनको कहेंगे मल्टीपल बर्थ्स। तो एक से ज़्यादा अगर वो 2 हुए तो उनको ट्विंस कहते हैं, 3 हुए तो ट्रिपलेट्स कहेंगे, 4 हुए तो क्वाड्रुप्लेट्स, 5 हुए क्विंटुप्लेट्स। तो मैक्सिमम बच्चे आज तक एक मदर ने एक टाइम पे जो बर्थ दिया है वो है 11। मैक्सिमम जो है वो उसका नंबर है 11। तो 2, 3, 4, 5 तो नॉर्मली 1 और मल्टीपल बर्थ्स जो है वो रेयर हैं ह्यूमन बींग्स में। अब ये जो ट्विंस हैं ये 2 तरह के हैं। एक जो ट्विंस हैं एक टाइम पे 2 बच्चों को मदर जो है वो जन्म देती है। एक को कहते हैं हम आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक टाइम पे मदर जो है वो 2 बच्चों को जन्म देगी और पहली टाइप जो है वो आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस की है। जब एग जो है वो स्पर्म से फर्टिलाइज होगा तो बनेगा जाइगोट, और ये जाइगोट जो है फिर क्लीवेज होगी, इसमें माइटोसिस से डिवाइड करेगा। 2 सेल स्टेज 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके 2। तो जब ये जाइगोट जो है 2 ब्लास्टोमेयर्स में डिवाइड करेगा। नॉर्मली इसके बाद 4 ब्लास्टोमेयर्स वाली स्टेज आएगी, फिर 8 वाली आएगी, क्योंकि माइटोसिस है, डबल होगा नंबर उसका। कई बार जब ये 2 ब्लास्टोमेयर्स बनेंगे तो ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाएंगे। तो पहला ब्लास्टोमेयर ये आ गया, दूसरा ये आ गया, और ये अलग अलग है। जब ये अलग अलग होंगे तो ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे। फिर ये 2 ब्लास्टोमेयर, 4 ब्लास्टोमेयर, 8, 16, 32, 64 ब्लास्टुला, गेस्टुला, और फिर यंग चाइल्ड जो है वो पैदा होगा। तो एक जाइगोट से 2 बच्चे जो हैं वो पैदा होंगे, तो इसको कहेंगे हम ट्विंस हैं। और चूंकि वो एक ही जाइगोट से पैदा हुए हैं तो उसको कहेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और चूंकि उनका जो क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम जो है या जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो आइडेंटिकल होगा, क्योंकि एक ही जाइगोट से बने हैं, इसलिए उनको आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। तो एक जाइगोट से बनने के कारण उनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहेंगे, या क्योंकि वो एक ही फर्टिलाइज एग से बने हैं तो उसको आइडेंटिकल ट्विंस भी कह सकते हैं। अब ऐसे जो ट्विंस होंगे उसमें कोई भी वेरिएबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बने हैं
तो वेरिएबिलिटी नहीं होगी। कई बार ये जो ब्लास्टोमेरियस हैं सेपरेट तो होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपस में जुड़े रहते हैं, पूरी तरह सेपरेट नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे ये पूरी तरह सेपरेट बनाए और यहाँ से फिर दो बच्चे, इस स्टेज पे क्या हुआ, ये दो ब्लास्टोमेरियस तो बन गए और ये जब सेपरेट हुए तो बजाय ये सेपरेट ब्लास्टोमेरियस जो फिर इंडिपेंडेंटली ग्रो किए, ये जो ब्लास्टोमेरियस हैं ये पूरी तरह सेपरेट नहीं करते। ये यहाँ तो टॉप पे या बीच में ये जुड़े रहते हैं। तो ब्लास्टोमेरियस सेपरेट नहीं हुए, हुआ क्या कि या तो ये यहाँ पे जुड़े रहे और फिर ये बाकी पोर्शन जो है वो अलग हो गया, या ये सिर्फ बीच में ही जुड़े रहे और बाकी सेपरेट किया। अब क्योंकि ये ब्लास्टोमेरियस अलग तो हुए हैं, कहीं पे वो जुड़े हुए हैं, इसलिए वो इंडिपेंडेंटली दो अलग बच्चों में डेवलप करेंगे, इस स्टेज में भी और इसमें भी। लेकिन जब वो बच्चे पैदा होंगे तो वो या तो हेड रीजन पे जुड़े होंगे या बीच वाले पोर्शन पे एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे, क्योंकि ये ब्लास्टोमेरियस आपस में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ट्विंस को, क्योंकि हैं दो बच्चे, उनको हम कहते हैं सायामीज ट्विंस। दूसरे जो ट्विंस हैं उसको कहते हैं हम फ्रेटर्नल ट्विंस या डाइजाइगोटिक ट्विंस। कई बार क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स में एज ए रूल एक टाइम पर एक ही ओवम जो है वो रिलीज होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जब एक ओवम जो है अगर तो वो फर्टिलाइज हो जाए तो वो एक यंग वन में डेवलप हो जाएगा, और अगर वो फर्टिलाइज ना हो पाए तो 26 से 30 दिन के इंटरवल पे वेरी करता है। एज ए रूल 28 दिन है, 4 वीक्स है, तो 26 से 30 दिन के बीच में वो जो एग है वो बॉडी से बाहर थ्रो किया जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे जो वो एग जो है ब्लड के साथ कुछ टिश्यू के साथ वो बाहर निकल जाता है, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और क्योंकि ये साइकिल रिपीट करता है तो उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अब कई बार एक की बजाय दो एग जो हैं साइमल्टेनियसली रिलीज हो गए। दो एग जो हैं वो साइमल्टेनियसली रिलीज होते हैं और वो सेपरेट स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो इसका एक जाइगोट बन गया और इसका एक जाइगोट बन गया, एक और दो जाइगोट बन गए, और ये यूट्रस में साइमल्टेनियसली लेकिन इंडिपेंडेंटली डेवलप करेंगे। और जब ये साइमल्टेनियसली दो अलग जाइगोट डेवलप करेंगे तो फिर जो मदर है वो दो बच्चों को जन्म देगी। दो का मतलब है ट्विंस, लेकिन ये दो अलग अलग जाइगोट से पैदा हुए हैं, इसलिए इनको कहेंगे डाइजाइगोटिक ट्विंस या
फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग हैं। अब इन यंग वंस जो हैं, जो ट्विंस हैं, इनमें क्योंकि अलग अलग जाइगोट से आए तो इसमें वेरिएबिलिटी हो सकती है, कैरेक्टर्स में भी, सेक्स में भी। तो एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, दोनों लड़के हो सकते हैं, लेकिन वो ट्विंस से डिफर करते हैं। इन दोनों ट्विंस में फर्क क्या होता है? एक तो हैं हमारे पास आइडेंटिकल ट्विंस और दूसरे हैं फ्रेटर्नल ट्विंस। जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं वो एक ही फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप करते हैं, सिंगल फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप करते हैं। जो फ्रेटर्नल ट्विंस हैं वो डेवलप करेंगे दो सेपरेट फर्टिलाइज्ड एग्स से, इसलिए हमको डाइजाइगोटिक कहते हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो है इनमें आइडेंटिकल ट्विंस में सेम हेरिडिटी होगी सिमिलर एनवायरनमेंट में, और फ्रेटर्नल ट्विंस में डिफरेंट हेरिडिटी होगी, किसमें? सिमिलर एनवायरनमेंट में, क्योंकि ये डिफरेंट जाइगोट से बने हैं। जो तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो हैं बिटवीन मोनोजाइगोटिक या आइडेंटिकल ट्विंस वो रिजेक्ट नहीं होते, और फ्रेटर्नल ट्विंस में जो स्किन ग्राफ्ट्स हैं ये ट्विंस के बीच में ये रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो अलग अलग की तरह बिहेव करेंगे। वेरिएबिलिटी है जेनेटिक में, जेनेटिक मटेरियल में, और इसलिए स्किन ग्राफ्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। जो डिसऑर्डर ह्यूमन बीइंग्स में है म्यूटेंट जीन्स के कारण, और सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है पीटीसी टेस्टर्स। ह्यूमन बीइंग्स में एक डोमिनेंट एलील अकर करती है, जिसके कारण वो लोग जिसमें वो जीन अकर करती है या एलील अकर करती है, वो एक बिटर केमिकल पीटीसी फिनाइल थायोकार्बामाइड फिनाइल थायोकार्बामाइड को टेस्ट करते हैं और उनको वो बिटरनेस जो है वो फील करते हैं। जो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होंगे इस जीन के लिए, क्योंकि ये डोमिनेंट है, वो तो पीटीसी को टेस्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको पीटीसी टेस्टर कहते हैं। और जो होमोजाइगस फॉर रिसेसिव एलील होंगे वो इस सब्सटेंस को टेस्ट नहीं कर पाते, इसलिए उनको पीटीसी नॉन टेस्टर कहते हैं। और इस जीन की इनहेरिटेंस जो है वो सिंपल मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस फॉलो करती है, और 3 और 1 के रेशियो में टेस्टर्स और नॉन टेस्टर जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो टेस्टर्स को हमने कैपिटल टी से डिनोट किया और स्मॉल टी से डिनोट किया नॉन टेस्टर्स को पीटीसी के लिए। और जब गैमीट्स बनेंगे टी 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 टी, ये जो F1 जनरेशन बनेगी ये बनेगी
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड हैं और ये सारे के सारे जो हैं वो टेस्टर्स होंगे, क्योंकि डोमिनेंट एलील के कारण जो है वो हैं। तो ये पॉलीथायोकार्बामाइड के को टेस्ट कर पाएंगे कि ये बिटर सब्सटेंस है। अब जब इन हाइब्रिड्स को क्रॉस किया जाएगा, तो क्योंकि ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, तो ये टी 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 और ये कैपिटल टी, तो ये जो है टी टी, ये दो जो हैं कैपिटल टी स्मॉल टी और एक जो है वो, तो ये जो है, तो ये डोमिनेंट जीन है। ये टेस्टर जो होंगे, नॉन टेस्टर्स का जो रेशियो होगा, टेस्टर्स और नॉन टेस्टर्स का जो रेशियो होगा वो सिंपल मेंडेलियन रेशियो होगा 3 और 1 का। पीटीसी का मतलब है, पीटीसी टेस्टर्स के बाद जो एग्जांपल है वो है ब्रैकीडेक्टाइली की। ब्रैकीडेक्टाइली का मतलब है कि फिंगर्स या टोस जो हैं वो छोटी होती हैं। ये एक डोमिनेंट जीन जो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है उसके कारण होता है। तो जो ये डोमिनेंट जीन जो प्रेजेंट है ऑटोसोम्स पे, उसके कारण ब्रैकीडेक्टाइली होती है। इसमें क्या होगा कि जो उंगलियों के, चाहे वो हाथों की हैं या पैरों की हैं, उनके जो जॉइंट्स हैं फिंगर्स के या टोज के, वो जॉइंट्स जो हैं वो इस जीन की प्रेजेंस की वजह से रूडिमेंट्री होंगे। जैसे ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो इनमें से कोई ना कोई जॉइंट जो है वो रूडिमेंट्री होगा। और जब वो रूडिमेंट्री होगा तो वो क्या होगा कि जो पोर्शन है वो अगले जॉइंट के साथ ज्वाइन कर जाएगा। और जब ऐसा होगा तो जो साइज है फिंगर्स का या टोज का वो कम हो जाएगा। तो शॉर्ट फिंगर्स और शॉर्ट टोज जो हैं, जो कि एक डोमिनेंट जीन के कारण होती हैं, और ये जीन जो है वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट है, उसके कारण ब्रैकीडेक्टाइली जो है वो होगी। तो जॉइंट्स फिंगर्स और टोज का ये जो जॉइंट है ये रूडिमेंट्री है, और इसलिए जो पार्ट्स हैं टोज या फिंगर्स के वो अगले जॉइंट्स के साथ ज्वाइन कर जाएंगे या फिट हो जाएंगे, और इसलिए उसका जो साइज है फिंगर्स का या टोज का वो छोटा हो जाएगा। इसके बाद एक और जो कैरेक्टर म्यूटेशंस के कारण आता है वो है टंग रोलिंग। रोलिंग ऑफ टंग है, वो एक डोमिनेंट एलील के कारण होता है, और उसमें क्या होता है कि जिन इंडिविजुअल्स में ये जीन प्रेजेंट होगा उनकी टंग जो है वो रोल कर जाती है, बाकियों में स्ट्रेट रहती है। तो मेरे में ये डोमिनेंट जीन जो है वो नहीं है, इसलिए मेरी टंग जो है वो रोल नहीं करती है, ये नहीं कर रही है। काफ़ी लोगों में ये डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होने के कारण जो टंग है वो ऐसे रोल कर जाती है। एक और एग्जांपल जो है वो है हंटिंगटन्स कोरिया। ये जो डिजीज है ये भी डोमिनेंट जीन के कारण ही, या डोमिनेंट एलील जो प्रेजेंट है उसके कारण होगी। और उसमें क्या होगा कि जो वॉलंटरी मसल्स हैं उनकी इनवॉलंटरी जर्किंग जो है या कॉन्ट्रैक्शन है हो जाएगी। तो जो वॉलंटरी मसल जो हैं हमारे, उनको हम खुद कंट्रोल करते हैं, चाहे वो लिम्स के मसल्स हैं, और जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, इसलिए उनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। तो वॉलंटरी मसल्स की इन वॉलंटरी ट्विचिंग के कारण या जर्किंग के कारण बॉडी जो है वो जर्किंग करती है, और उसके कारण जो है बॉडी जो है वो स्टेबल नहीं रहेगी। इसके कारण जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है
उसकी डीजनरेशन जो है वो होती है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आएगा और आएंगी स्पाइनल नर्व्स। तो इसके कारण जो है वो इनवॉलंटरी जर्किंग ऑफ वॉलंटरी मसल्स होगी। ये डिजीज जो है जनरली 35 और 40 साल की उम्र में। उसके बाद आते हैं इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म कि जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बचपन से ही जो है वो एरर है या डिफेक्ट आते हैं। इसमें सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया, PKU या फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब इसमें क्या होगा कि जो जीन्स हैं वो एंजाइम्स बनाते हैं और जब उसमें म्यूटेशन हो जाएगी जीन में तो वो जो एंजाइम है या तो सिंथेसाइज नहीं होगा या एंजाइम जो है वो एबनॉर्मल होगा। इसलिए वो अपने जो मेटाबोलाइट है उसको फर्दर मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। फिनाइल एलानिन जो है ये एक अमाइनो एसिड है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और जब प्रोटीन की डिग्रेडेशन होगी तो वो बन भी जाएगा और डाइट में भी प्रेजेंट है। अब ये फिनाइल एलानिन जो है ये एक नॉर्मल एंजाइम जो है फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज इस एंजाइम से ये टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा क्या कि फिनाइल एलानिन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा और तो एंजाइम जो है वो फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज है और इसकी टायरोसिन बन जाएगी। और टायरोसिन से हमारे कैटेकोलामिन्स बनते हैं, फिर थायराइड हार्मोन्स बनते हैं और एड्रिनल हार्मोन्स बनते हैं मेडुला वाले। अब अगर ये जो जीन है वो म्यूटेंट है तो ये वाला एंजाइम जो है वो नहीं बन पाता। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज इसको हम PAH भी कहते हैं। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलानिन जो है वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और जब ये फिनाइल एलानिन इकट्ठा होगा तो ये फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसएमिनेशन से। फिनाइल एलानिन और एक तरफ पायरुवेट लगाओ तो वो पायरुवेट इस तरफ आ जाएगा तो बन जाएगा फिनाइल पायरुवेट और एलानिन दूसरी तरफ चलेगी ट्रांसएमिनेशन से। और उसके बाद ये फिनाइल पायरुवेट जो है ये या तो फिनाइल लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिनाइल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और इन तीनों के कारण जो है ये यूरिन में जब आएंगे एक्सक्रीट होंगे तो उसको बोलते हैं हम फिनाइल कीटोन्यूरिया। सेकेंड इनबॉर्न डिजीज जो है वो है एल्केप्टोन्यूरिया। इसमें जो होमोजाइगस रिसेसिव जीन HH जो है वो होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम बनाने में फेल हो जाती है। और ये जो एंजाइम है होमोजेंटिसिक एसिड ऑक्सीडेज ये एल्केप्टोन जो कि टायरोसिन से बनता है उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती। टायरोसिन है ये नॉर्मली जब मेटाबोलाइज होगा तो ये बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड या पायरुवेट। और पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड जो है फिर कन्वर्ट होगा डाई हाइड्रोक्सी
फिल पायरुविक एसिड, और ये जो है वो कन्वर्ट होगा होमोजेंटिसिक एसिड में, और इसको एल्केप्टॉन भी कहते हैं। और ये जो एल्केप्टॉन जो है, तो ये जो जीन है, अगर ये एंजाइम नहीं बनाएगी तो ये एल्केप्टॉन या होमोजेंटिसिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जनरली तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये होमोजेंटिसिक एसिड या एल्केप्टॉन जो है वो इस जीन की एरर के कारण कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और ये एल्केप्टॉन या होमोजेनिस्टिक एसिड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इसको एल्केप्टोयूरिया कहते हैं, क्योंकि जो चीज़ ब्लड में आई वो अल्टीमेटली यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगी अगर वो एक्सेस में है और यूटिलाइज नहीं हो रही। अब जब ये होमोजेंटिसिक एसिड या एल्केप्टॉन यूरिन में एक्सक्रीट होगी, तो जब ये यूरिन एक्सपोज होगा एनवायरनमेंट में, तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये यूरिन जो होगा ये इट टर्न्स ब्लैक ऑन एक्सपोजर टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में एक्सपोज होने के में ये एल्केप्टॉन वाला जो यूरिन है ये ब्लैक हो जाएगा। इसका फर्क क्या पड़ता है, जितने भी कार्टिलेजिनस ऑर्गन्स हैं वो ब्लैक कलर के हो जाएंगे, जैसे कान है हमारे, पिन्ना, ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। और एक और प्रॉब्लम आएगी कि जिनको ये प्रॉब्लम एल्केप्टोन्यूरिया होती है उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम जरूर होगी। जो तीसरा इनबॉर्न एरर जो मेटाबॉलिज्म में है ह्यूमन बींग्स में, वो है एल्बिनिज्म। जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो स्किन है, आईज है, आइरिस जो है, हेयर है, उनका जो कलर है वो एक पिगमेंट से है, पिगमेंट के कारण है, जिसे हम कहते हैं मेलानिन। अब ये जो मेलानिन है ये बनती है टायरोसिन से, और टायरोसिन बनती है फिनाइल एलानिन से। तो फिनाइल एलानिन से टायरोसिन बनी, और टायरोसिन से बनती है डोपा। डोपा इज डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन, डाइहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानिन। अब ये जो डोपा बनी ये मेलानिन कैसे बनाएगी, एक एंजाइम है टायरोसिनेज। टायरोसिनेज एंजाइम जो है ये डोपा को मेलानिन में कन्वर्ट कर देता है। तो जो डार्क ब्राउन कलर है, चाहे वो स्किन का है, चाहे वो आइरिस का है, चाहे वो हेयर का है, वो जो है वो मेलानिन के कारण होता है। अब जो हमारी स्किन का कलर है, हमारी स्किन में मेलानोसाइट्स प्रेजेंट हैं जिनमें ये मेलानिन प्रेजेंट होता है, और जब मेलानिन प्रेजेंट होगा तो स्किन का कलर जो है वो आ जाएगा। एल्बिनिज्म में क्या होगा कि मेलानोसाइट्स का नंबर तो हमारी स्किन में नॉर्मल होगा, लेकिन उसमें पिगमेंट जो मेलानिन है वो एब्सेंट होगा, जिसके कारण स्किन जो है वो कलर नहीं होके व्हाइट कलर की होगी, जिसको हम एल्बिनिज्म कहते हैं। तो एक जीन जो है ए उसके कारण टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो सिंथेसाइज नहीं होता, बनता नहीं है, और
डोपा से मेलानिन की सिंथेसिस बंद हो जाती है, इसके कारण एल्बिनिज्म जो है वो होगा। ह्यूमन बींग्स में एक और जो एबनॉर्मेलिटी आती है या डिजीज आती है म्यूटेशन की वजह से एलील में या जीन में, उसको हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। जो हमारे आरबीसीज हैं वो हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है उसको हम HbA से डिनोट करते हैं। इसका मतलब है ये हीमोग्लोबिन एडल्ट्स का है। अब म्यूटेशन के कारण क्या होता है कि ये जो एक एलील है, म्यूटेशन होने के कारण हीमोग्लोबिन एडल्ट्स जो है HbA, इसकी बजाय ये HbS जो है वो बनेगा, अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो है वो बनता है। अब ये जो हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल है HbS, इसके कारण जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स हैं, जब भी प्लाज्मा में ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इस हीमोग्लोबिन HbS के कारण ये अपनी शेप लूज कर जाते हैं, एबनॉर्मल शेप अटेन करते हैं, पतले हो जाएंगे, सिकल टाइप हो जाएंगे, और सिकल टाइप होने की वजह से इनको सिकल सेल कहते हैं। जब ये सिकल सेल टाइप हो जाएंगे, इलोंगेटेड हो जाएंगे, तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी। अब जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो गई तो उसके कारण जो है एक तो बॉडी में ऑक्सीजन कम जाएगी, दूसरे सिकल शेप अटेन करने के कारण ये एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना शुरू कर देंगे और एक क्लॉट बना देंगे। और जब ये क्लॉट बनेगा तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स में ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करेगा। उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हार्ट में, लंग्स में, किडनीज में या दूसरे ऑर्गन्स में ब्लड फ्लो जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। एक तो ऑक्सीजन कम, दूसरा ब्लड फ्लो कम। इसके लिए जो हमारे बॉडी है वो उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए इन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, और जब ये सेल डिस्ट्रॉय होंगे तो एनीमिया हो जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। और क्योंकि ये ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। अब जब हीमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शंस हो जाएंगी, तो डिफरेंट ऑर्गन जो हैं उनके काम में बाधा आएगी और वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो HbS है, जब इसकी बायोकेमिस्ट्री स्टडी की गई तो पता लगा कि जो जेनेटिक कोड है, तो 6 नंबर जो अमाइनो एसिड है, 6 नंबर जो पोजीशन है जेनेटिक कोड में, उसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज होगा 6 नंबर पे
ग्लूटामिक एसिड होता है HbA में, और ग्लूटामिक एसिड जो है ये वेलिन से रिप्लेस हो जाएगा जब ये HbS बनाएगा। अब हमें पता है कि जो हीमोग्लोबिन है ये हेटेरोपॉलीमर है। हेटेरोपॉलीमर का मतलब है कि 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं। तो 2 अल्फा चेन्स हैं और 2 बीटा चेन्स हैं हीमोग्लोबिन में, हेटेरोपॉलीमर है। अल्फा चेन्स में जो अमाइनो एसिड्स रेजिड्यूज हैं वो हैं 141, और बीटा चेन्स में 146 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज प्रेजेंट हैं। तो 6 नंबर पोजीशन पे जेनेटिक कोड अल्टर होने की वजह से ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलिन जो है बन जाती है, और इसलिए एडल्ट हीमोग्लोबिन HbA की बजाय HbS जो है उसकी सिंथेसिस होती है। अब ये HbA से HbS कैसे बना? अब हमें मालूम है कि ये जो जेनेटिक कोड है ग्लूटामिक एसिड का वो है GAG। ये कोड है ग्लूटामिक एसिड। कोड जो है GAG की बजाय GTC हो जाएगा, तो ये वेलिन के लिए है और ये ग्लूटामिक एसिड के लिए, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, और इसके कारण एक अमाइनो एसिड चेंज होने के कारण हीमोग्लोबिन A से हीमोग्लोबिन S बन जाए। सिंपल 6 नंबर पोजीशन पे एक अमाइनो एसिड चेंज होने के कारण ये हीमोग्लोबिन A से हीमोग्लोबिन S बन रहा है। अब जब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगा HbA और HbS, हेट्रोजाइगस HbS, तो इनकी क्रॉसिंग जो है इससे क्या होगा, HbA HbS HbA HbS और मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनेगा। ये बन जाएगा HbA HbA, ये नॉर्मल बन गया। HbA HbS, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई। HbA HbS, ये भी हेट्रोजाइगस कंडीशन है, और जो चौथा हुआ ये HbS HbS, ये होमोजाइगस कंडीशन आ गई। ये S वाली आ गई, ये A वाली आ गई, और ये 2 हेट्रोजाइगोट्स बन गए। अब जो HbA HbA है ये तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। जो ये बीच हेट्रोजाइगस कंडीशन है HbA और HbS, इसका मतलब दोनों टाइप का हीमोग्लोबिन जो है वो प्रेजेंट है, A वाला भी और S वाला भी। तो इनमें एनीमिया जो होगा कंपैरेटिवली कम होगा, और सिकल शेप जो सेल्स बनेंगे लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से। तो HbA ये तो हो गए नॉर्मल होमोजाइगस कंडीशन है, और इसमें नो सिकल शेप RBCs, और जो HbS और HbS है ये भी होमोजाइगस कंडीशन है सिकल सेल वाली,
और इसमें क्या होगा कि जो सिकल शेप्ड सेल्स हैं ये बनेंगे और फिर ये जब स्टिक कर जाएंगे तो ये ब्लॉक करेंगे सेल्स को, ब्लड सप्लाई को। और जनरली ये जो होमोजाइगस फॉर एचबीएस वाले होमोजाइगस हैं, इनकी अर्ली डेथ जो है वो हो जाएगी। तो ये जो हीमोलिटिक एनीमिया है ये बहुत सीवियर होगा और सीवियर एनीमिया के कारण इनकी डेथ हो जाएगी। अब हमारे पास रहे हेट्रोजाइगस, जिसमें HbA भी है और HbS भी है। मिक्सर कोडोमिनेंस होगी, इसमें दोनों ही एक दूसरे की प्रेजेंस में अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। तो इस में हमारे पास लो ऑक्सीजन टेंशन में सिकल सेल तो बनेंगे, कंपैरेटिवली कम बनेंगे। जो ब्लॉकेज है वो भी कंपैरेटिवली कम होगी। और एक फायदा जरूर होगा इसमें कि जहाँ पे ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है HbA HbS वाली, क्योंकि सेल जो हैं RBC जो हैं वो सिकल शेप एक्वायर करते हैं, तो इन लोगों में जो कि HbA HbS के लिए हेट्रोजाइगस हैं उनमें मलेरिया नहीं होता। मलेरिया इसलिए नहीं होता कि इन RBCs में शेप की वजह से, सिकल शेप होने की वजह से जो मलेरियल पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम वो सरवाइव नहीं करता, इसलिए इन लोगों में मलेरिया जो है वो नहीं होता। जबकि जो ये नॉर्मल हैं होमोजाइगस फॉर HbA हैं उनमें मलेरियल इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन वालों में कोई मलेरिया नहीं, होमोजाइगस फॉर HbA HbA के लिए उसमें मलेरिया होता है। और जो HbS HbS वाले होमोजाइगस हैं उसमें अर्लीस्ट एज में ही डेथ हो जाती है।